चलो देखें तो क्या सीखे, गुरुत्वाकर्षण मीन्स कोई भी अगर ब्रह्मांड में, अभी देखो ना इस बल का हमको यहाँ पता नहीं चलता, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि दूसरे वस्तु का इफेक्ट जो है हमको समझ ही नहीं आता। जैसे इसी को यहाँ पे गिराएंगे तो किधर जाएगा, ये नीचे, हर बार नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रह्मांड में मतलब पूरा सोलर सिस्टम जो हमारा है, जितने भी ग्रह वगैरह, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है m1, यहाँ दूसरा कोई ग्रह है इसका द्रव्यमान है m2, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण। आया समझ में? तो इसी के बारे में, जैसे अब दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं कि दोनों के बीच एक बल लग रहा है, इस बल का मान कितना होगा ये बताया हमको किन्होंने, न्यूटन ने। ठीक है, तो इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें हम ये जानेंगे कि वो जो बल है ना उसका मान किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। समझ आया? तो अगला टाइटल डालो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो इसमें इन्होंने बताया वही कि बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए सपोज करो एक हमारा वस्तु यहाँ पे है और दूसरा वस्तु यहाँ पे है, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, m1 m2, और दोनों के बीच की दूरी r। ठीक, तो लिखो इसमें सार्वत्रिक शब्द जो लिखे हो इसका मतलब, सार्वत्रिक मतलब हर जगह लागू होना, हर जगह ब्रह्मांड में हर जगह ये नियम लागू होता है। इंग्लिश में यूनिवर्सल बोलते हैं, मतलब ब्रह्मांड में हर जगह ये नियम लागू होगा। ठीक, तो लिखो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जो बल है दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल होगा, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होगा, उसका मान किस किस बात पे निर्भर करेगा। तो पहला बोला दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पे, और दूसरा बोला दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या क्या अतः देखो यही जो बल है समानुपाती होगा m1 m2, गुणनफल है ना, तब वह ये समीकरण एक दे देना, यही समानुपाती होगा 1/r² के। ठीक है, ये दे देंगे समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को एक साथ लिखे तो कैसा हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, तो F समानुपाती m1 m2/r² बन जाएगा। ठीक है, और समानुपाती जब भी हटाते हैं तो हमको एक नियतांक लगाना पड़ता है, तो यही F बराबर हो जाएगा g m1 m2/r²। ठीक, जहाँ g क्या है, एक नियतांक है। ठीक, तो यहाँ लिख देना जहाँ g बराबर क्या है, नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझ में आया?
तो ये हमारा आ गया क्या फॉर्मूला, F बराबर Gmm/r²। इसी का उपयोग हम लोग आगे हर जगह करेंगे, हर टॉपिक में यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बीच का जो लिखे हो उसको इसी से याद कर सकते हो। कैसे, F बराबर Gm1m2/r² है, तो ये F का मान m1m2 के समानुपाती होगा और r² के व्युत्क्रमानुपाती। समझ आ गया? बस इतना ही करेंगे, ठीक। इसका हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का MLT कर लिया है ना पहले ही, MLT लिखा दिए थे पहले ही। इसको अलग से लिखना, देखो यहाँ तक ये खत्म हो गया है, ये अलग से लिखना। G का SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र इसका कितना होता है ये हम लोग देखो पहले भी लिखा चुके हैं, अभी फिर से लिख लो। तो किलोग्राम है, देखो तो m-1 होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अच्छा, प्रति किलोग्राम का वर्ग करना, ठीक, तो L-3t², ये इसका विमीय सूत्र बनेगा, ठीक है। तो जब एग्जाम में अगर आता है तो सिर्फ वहाँ तक लिखना, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल समझ आया। इसी में से अगर, हाँ क्या बोले, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब, गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा क्या लिखे, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसी में दो पिंड है ना, एक पिंड अगर पृथ्वी हो जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व कहते हैं, ठीक। इसको अलग से लिख के रखो, नॉलेज के लिए है, अलग से लिख के रखना ना, ये गुरुत्व, इंग्लिश में ग्रेविटी बोलेंगे। तो यहाँ लिख देना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को, देखो ब्रह्मांड में जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो बल लगेगा उसको गुरुत्वाकर्षण बोलोगे। एक जो प्लैनेट है, ग्रह है, दूसरे ग्रह पे जो बल लगाएगा उसको भी गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे, लेकिन पृथ्वी के अंदर जितना बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्व। नेक्स्ट टाइटल देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब वेग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वेग गति का नियम वाला, उसमें ये देखे थे कोई भी चीज को जैसे मान लो यहाँ से छोड़ रहे हैं तो अभी इसका वेग कितना होगा, 0, और जैसे ही इसको नीचे छोड़ेंगे धीरे धीरे इसका वेग बढ़ते जाएगा, और सबसे ज्यादा कब रहेगा, जब ये जमीन से टकराएगा। मतलब वेग आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो यहाँ भी तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसके वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, समझ में आया। तो जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओ या नीचे से ऊपर फेंको, दोनों ही हालात में, दोनों ही स्थिति में वेग में परिवर्तन होगा, और उसी का नाम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो लिखो परिभाषा इसका, गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। गुरुत्व के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय। हाँ, इसे किससे दिखाते हैं भाई, स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका भी SI मात्रक क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल त्वरण का होता है, SI मात्रक
मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका भी विमेय सूत्र वही होगा जो नॉर्मल त्वरण का होता है, रेखीय त्वरण का। ठीक है, तो समझ में आया गुरुत्वाकर्षण। तो बल है, एक दो पिंड के बीच जब बल लगेगा तो उसको गुरुत्वाकर्षण बोलोगे। उसी में अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसको गुरुत्व बोलेंगे। और गुरुत्व के कारण किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। समझ आया? ये चीज याद रखना क्या पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई चीज ऊपर से नीचे जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है, तो जी का मान क्या होगा? धनात्मक। यही अगर नीचे से ऊपर फेंके ऐसे, तो सबसे ज्यादा वेग कब है? फेंकते समय। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, एक टाइम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा ऋणात्मक त्वरण होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन ज्यादा से कम की ओर होगा। तो कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो जी का मान माइनस लेते हैं, ऊपर से नीचे आएगा तो जी का मान प्लस में लेते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइटल डालो, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। जी व जी में संबंध। हो गया? चलो सपोज करो मान लो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी का जो औसत त्रिज्या है उसको हम r ले लेते हैं, और इसका जो ओवरऑल द्रव्यमान है उसको m ले लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर सतह पर कोई भी वस्तु हम रखे हुए हैं, तो ये वस्तु पे कितना जी का मान पड़ेगा, दोनों जी का मान, ये हमको देखना है, दोनों के बीच संबंध क्या है। ठीक है, तो लिखो इसके लिए, माना बना सकते हो, केंद्र O है, ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखे हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। इसके सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। तो जब ये m द्रव्यमान का वस्तु यहाँ रखे हुए हैं तब दो ठो द्रव्यमान हो गया ना। जब दो दो द्रव्यमान होगा तो उनके बीच क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो तब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से इनके बीच लगने वाला बल। तो क्या होगा? कैपिटल F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ध्यान रखना, कैपिटल M हमेशा पृथ्वी का द्रव्यमान को कैपिटल M से दिखाएंगे और वस्तु को स्मॉल m से। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो वस्तु का भार की बात करेंगे हम। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, तो न्यूटन का नियम दूसरा क्या था? F बराबर ma था। ठीक है, F बराबर ma। लेकिन यहाँ a की जगह, a हमारा देखो नॉर्मल त्वरण है, लाइट ऑन मत कर, इधर आके बैठ जा। तो a की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो गुरुत्वीय त्वरण a है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? g का। नॉर्मल त्वरण हमारा a था, उसके जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण g। तो ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक, वहीं पे मान ले जाओ। तो mg बराबर हो जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये m और ये m काट देना, बचा क्या? g बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर।
इस सूत्र को याद रखना, आने वाले टाइम में ये हर जगह यूज होगा, ठीक है। हर एक टॉपिक अब इसी से स्टार्ट होने वाला है। एक तो ये फार्मूला और एक वो फार्मूला, दोनों फार्मूले से पूरा सब कुछ बनेगा। तो आया समझ में? स्मॉल जी का मान किस पे निर्भर कर रहा है भाई? पृथ्वी के द्रव्यमान m पर और पृथ्वी के त्रिज्या r पर, ठीक। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन ध्यान में आया, जल्दी लिखो फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला याद हो गया। और F बराबर एम ए की जगह क्या लिखोगे? एम जी। दोनों को बराबर कर देना, स्मॉल एम कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन है। सोचो कि एक इंसान है, मस्त गोलू मोलू, और इसका जो वजन है वो कितना है? 100 किलो, ठीक। इसी का दोस्त है जो थोड़ा सा पतला है, इसका वजन है कितना? 50 किलो, ठीक। अब दोनों में शर्त लगा कि नदी या तालाब के किनारे कोई बड़ा सा पेड़ है, तो पेड़ से नीचे कूदना है। मतलब वो बचपन में बहुत ये सब होता है ना, इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। तो दोनों एक साथ पेड़ से, मान लो ये ऊंचाई है और इधर तालाब है, तो दोनों यहाँ खड़े होकर के एक साथ यहाँ से जंप लगाएंगे, तो नीचे पहले कौन गिरेगा? अच्छा, मोटू पतलू की जोड़ी, ठीक। ठीक, हाँ सही एग्जाम्पल है, मोटू पतलू की जोड़ी हो गया, ठीक है। तो पहले कौन गिरेगा? मोटू। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। जैसे ये एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। देखो, हमारे पास सेम साइज के दो पेपर है ना। अब ये दोनों पेपर को अगर हम लोग नीचे गिराएं, अभी तो एक मुड़ उड़ गया है, इसको भी मोड़ ही देते हैं। इसको सेम हाइट से अगर नीचे गिराए तो कौन पहले गिरेगा? दोनों मुड़ा है, तो सेम हाइट का है तो कौन पहले गिरेगा? हाँ, दोनों देखो, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान तो समान है, दोनों को ऐसे ही मोड़ के रखे हुए भी है। देखो, गिनना कौन पहले गिरेगा, सेम हाइट में है ना। लगभग एक साथ ही गिरा दोनों, ठीक। आगे देखे, अब बताना कौन पहले गिरेगा। यही तो कागज है ना, दोनों का साइज क्या था? सेम था, ठीक। देखो, सेम हाइट से नीचे गिराए तो गिर भी गया और ये तैर ही रहा है। तो द्रव्यमान तो दोनों का अब भी सेम है, पहले भी सेम था, तो पहले लगभग एक साथ गिरे और मोड़ने के बाद ये तुरंत गिर गया, ठीक है। तो इसके पीछे फिलहाल कारण क्या है? देखो, ये बीच में हवा है ना, तो ये हवा जो है, जितना ज़्यादा ये क्षेत्रफल होगा, इसके कांटेक्ट में हवा ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कर दिया तो क्षेत्रफल इसका बहुत ही कम है। तो वो जो हवा का जो इसके हिस्से का जो हवा है ये बहुत कम हो गया, तो जब इसको आप नीचे गिराओगे तो हवा को जल्दी काटते हुए नीचे चला जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से ये हवा को ज़्यादा काट नहीं पा रहे और तैरते तैरते नीचे जाएगा। समझ गए? अगर सोचो कि यहाँ से हवा को पूरी तरह हटा दिया जाए, पूरी तरह से, ठीक है, तो उस केस में आपका दोनों ही, चाहे इसको गिराओ चाहे इसको गिराओ, दोनों के दोनों एक साथ नीचे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो बीच में तैरते हुए जा रहा है इसलिए इसको टाइम लग रहा है। अभी इससे हवा को पूरा हटा देंगे तो ये जैसे गिरा वैसे इसको भी कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, तो उसी समय ये भी गिरेगा। समझ रहे हो? तो बीच का एयर रेजिस्टेंस, वायु का प्रतिरोध को अगर हम हटा दें पूरी तरह से, तो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो मोटा से मोटा इंसान हो या पतला से पतला, जब उसको ऊपर से नीचे गिराओगे तो दोनों एक साथ गिरेगा। कारण क्या है? देखो, इस जी के मान में ये क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये क्या है? त्रिज्या। क्या वस्तु का द्रव्यमान है इस सूत्र में?
अगर यही वस्तु का द्रव्यमान होता तो मोटा वाला जल्दी गिरता, पतला वाला लेट से, लेकिन इसका द्रव्यमान यहाँ है ही नहीं, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे है ही नहीं सूत्र में। इस वजह से चाहे मोटू इंसान वहाँ से कूदे, चाहे हाँ, दोनों एक साथ नीचे जमीन पे आएंगे। आया समझ में? कब? जब बीच के हवा को पूरी तरह से हटा दिया जाए। अगर यहाँ पे कहीं पे हवा रहे ही मत, समझ गए? तो ध्यान रहेगा, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन पहले गिरेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर वायु के प्रतिरोध को हम पूरी तरह से हटा दें तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन में गिरेंगे। क्लियर? हाँ, मोटा चीज कहने का मतलब जो हवा को जल्दी काटेगा वो जल्दी गिरेगा, जो लेट से काटेगा वो लेट में गिरेगा। जैसे इसको ऐसे गिराए तो जल्दी नीचे जाएगा, इसको ऐसे कर दोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, भले वो सेकंड में ही हो लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा, क्योंकि ऐसे रखने से हवा को क्या कर रहा है, ज़्यादा रोक रहा है हवा, इसको वायु का प्रतिरोध ज़्यादा फील करेगा, और ऐसे करने से सिर्फ ये हिस्सा फील करेगा। ठीक है, इसलिए जब तीर चलाते हैं तो देखोगे तीर का सामने वाला हिस्सा क्या होता है, एकदम नुकीला, ताकि वो हवा को एकदम चीरते हुए जाए और ज़्यादा स्पीड से जाए। और उसी को नुकीला की जगह अगर चौड़ा कर देंगे तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा फील करेगा और थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, ये कल सॉल्व करके आना। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर, ये आ सकता है पेपर में, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर। तो स्मॉल जी क्या था, गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये गुरुत्वाकर्षण, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल जी का मान, अच्छा वहाँ पे लिखना भूल गए, इसका मान फिक्स है, कितना, या तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान वहाँ पे लिख लो, तो जहाँ जी लिखे हो जी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में गुरुत्वीय त्वरण लिखे हो ना, हाँ उसी में एक लाइन डाल लो। देखो फिक्स ये है, यही लिखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा इजी होगा करके इसको 10 मान लेते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? टाइम कितना हो गया? कितना? अच्छा, आज स्कूल नहीं जा रहे हो क्या? तो कितने, 9:45 में जाओगे ना? जल्दी जाओगे? इसका बाद का टॉपिक बड़ा भी है और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी के मान में परिवर्तन, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल जी का जो मान है ना, इसका मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ये पता करना है। ठीक, तो एक बार पृथ्वी की सतह से ऊपर लेके जाएंगे वस्तु को, अभी कहाँ रखे थे वस्तु को, सतह पर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे और एक बार नीचे, और ये दोनों टॉपिक में से ये ऊपर ले जाने वाला एकदम श्योर है। ये चैप्टर अगर कवर होगा तो एग्जाम में देंगे ही देंगे। ठीक।